हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का हमारे चैनल पर जिसका नाम है माइंडसेट एम फॉर यू, जिसमें हम आपको डिफरेंट टाइप का कंटेंट एंड नॉलेज शेयर आउट करते रहते हैं। सो आप जान ही चुके होंगे आज हम किस इंसान की बात करने वाले हैं। जी यस माय फ्रेंड, अगर आप जान चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं अब्दुल कलाम जी के बारे में। आज हम उनकी बायोग्राफी को सुनने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग हैं, अकॉर्डिंग टू डाटा 100% की पॉपुलेशन इंडिया में खासकर 90% लोगों ने इनकी बायोग्राफी को नहीं पढ़ा है। बट अकॉर्डिंग टू बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स, बेस्ट एजुकेटर्स, उन सभी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की लाइफ में और जितने भी स्ट्रगलर हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, उनकी लाइफ में अब्दुल कलाम जी से बड़ी इंस्पिरेशन कोई हो ही नहीं सकती। जी हाँ माय फ्रेंड, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, इन्हीं की आपको आज एक बायोग्राफी सुनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ अपना समय दीजिएगा, आगे जाके इसके मैं एक गहरा कुआं हूँ। राइट, स्टार्ट करते हैं। बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, ज़ैनुल आबिदीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी। उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था। उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्य आयर और अय्यदुराई सोलोमन ने की। उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडले मास्टर ने तालीम दी, MGK मेनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना। और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी वरासत है। मेरे परदादा अव्वल, मेरे दादा फकीर और मेरे वालिद ज़ैनुल आबिदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा ज़ैनुल आबिदीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था। और मेरी मां जैसी मददगार थी आशी अम्मा। उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला मामूली शक्ल सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं सदी में बना था। काफी वसी और पक्का मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर जरूरियात की तमाम चीजें मुयस्सर थीं। सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, मादी तौर पर भी
اور جذباتی طور پر بھی، مٹیریلی اینڈ ایموشنلی۔ رامیشورم کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہمارے علاقے میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی، پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے اتفاق سے پڑوس میں رہتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرانی مسجد تھی جہاں میرے ابا مجھے ہر شام نماز پڑھنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ رامیشورم مندر کے بڑے پروہت پکشی لکشمن شاستری میرے ابا کے پکے دوست تھے۔ میری بچپن کی یادوں میں آنکی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسئلوں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ میرے ابا مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی تمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہا تھا، جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو، مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ابا کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک اعلیٰ طاقت ہے، ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مصیبت، مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ میں قریب 6 برس کا تھا جب ابا نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنش کوڑی کا دورہ کرا سکیں، لے جائیں اور واپس لے آئیں۔ وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے، ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ، احمد جلال الدین۔ بعد میں ان کا نکاح میری آپا زہرا کے ساتھ ہوا۔ احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی۔ ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کو نکل جایا کرتے تھے۔ مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شیو مندر ہوا کرتا تھا، جس کے گرد ہم اتنی ہی شردھا سے پریکرما کرتے تھے جس شردھا سے باہر سے آئے ہوئے یاتری۔ جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا۔ جلال الدین ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، سائنس کی ایجاد، میڈیسن اور اس وقت کے لٹریچر کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا، میرا چچیرا بھائی شمس الدین۔ اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکہ تھا اور سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا۔ ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے پہنچتا تھا۔ سن 1939 میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی، دی سیکنڈ ورلڈ وار۔ اس وقت میں 8 سال کا تھا۔ ہندوستان کو اتحادی فوجوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور ایک ایمرجنسی کے سے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ سب سے پہلی درگھٹنا یہ ہوئی کہ رامیشورم اسٹیشن پر آنے والی ٹرین کا رکنا کینسل کر دیا گیا اور اخباروں کا گٹھا اب رامیشورم اور دھنش کوڑی کے بیچ سے گزرنے والی سڑک پر چلتی ٹرین سے پھینک دیا جاتا۔ شمس الدین کو مجبوراً ایک مددگار رکھنا پڑا جو اخباروں کے گٹھے سڑک سے جمع کر سکے۔ وہ موقع مجھے ملا اور شمس الدین میری پہلی آمدنی کی وجہ بنا۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سماجی اور آرتھک حالات سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے بھی۔ اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے۔ مجھے دیانتداری اور سیلف ڈسپلن اپنے ابا سے وراثت میں ملا تھا اور ماں سے
अच्छाई पर यकीन करना और रहम दिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा, उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ, बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அபயத்து முந்தி இருப்பச்செயல். தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அபயத்து முந்தி இருப்பச்செயல். இருப்பச்செயல். மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல். மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல். தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அபயத்து முந்தி இருப்பச்செயல். फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आजादी बिल्कुल यकीनी हो गई। मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाजत चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए, मुझे श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए। जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मसरूफ शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था। श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साल लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्या दुराई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड, उस नौजवान जहन के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसा क़याम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अय्या दुराई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है: ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अय्या दुराई सोलोमन, जो बाद में रेवरेंड हो गए, कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए, ये जरूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समंदर में कूंजों और बगलों को ऊंची उड़ाने लगाते देखता था तो उड़ने को जी करता था। मैं एक सादा लोग गांव ही का लड़का तो था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं जरूर उन कूंजों की तरह बुलंद उड़ाने लगाऊंगा, बुलंदी पर परवाज करूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। श्वार्ट्स स्कूल में तालीम खत्म करते करते मेरे अंदर खुद एतमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था कि मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगा। मैं तालीम आगे जारी रखूंगा, उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिची में दाखिल हो गया। जब बीएससी डिग्री के लिए मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया तो हायर एजुकेशन के माने सिर्फ इतने ही जानता था। ये नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है। न ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के लिए और क्या मौके हासिल हो सकते हैं। बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था।
پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے، لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد، وشواس اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے۔ کسی طرح میں MIT یعنی مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا، لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا۔ کم سے کم 1000 روپے کی ضرورت تھی اور میرے ابا کے پاس اتنے روپے نہیں تھے۔ اس وقت میری اکا، میری آپا زہرا نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیچ کر میری فیس کا انتظام کیا۔ مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں بسیج گیا۔ MIT میں سب سے زیادہ مزہ آیا۔ وہاں 2 ہوائی جہاز رکھے دیکھ کر جو اڑان سے بری کر دیے گئے تھے، مجھے ان کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا تھا، اور جب سب لڑکے ہاسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ فرسٹ ایئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنے زیادہ خصوصی مضمون چننا تھے، یعنی اپنی اسپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا، تو میں نے فورن ایروناٹیکل انجینئرنگ کا چناؤ کر لیا۔ MIT کی تعلیم کے دوران مجھے 3 ٹیچرز نے بہت متاثر کیا: پروفیسر اسپونڈر، پروفیسر KAV پنڈلے، پروفیسر نرسنگھا راؤ۔ پروفیسر اسپونڈر ٹیکنیکل ایرو ڈائنامکس سکھاتے تھے۔ ایروناٹیکل انجینئرنگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے صلاح لی تھی۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کی ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے لیے اور اپنے رجحان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے، میرے ایپٹیچیوڈز اور ایسپریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے۔ میں خود بھی ہونے والے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنا اسپیشلائزیشن کا چناؤ کریں تو یہ دیکھیں کہ ان میں کتنا شوق ہے، کتنا اتساہ ہے اور لگن ہے اس شعبے میں جانے کے لیے۔ پروفیسر KAV پنڈلے نے مجھے ایرو اسٹرکچر ڈیزائن سکھایا اور اس کا تجزیہ بھی، وشلیشن، انالیسس بھی۔ وہ بڑے خوش دل اور دوست ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ، نیا نظریہ لے کر آتے تھے کورس میں۔ پروفیسر نرسنگھ راؤ میتھمیٹیشین تھے، وہ ایرو ڈائنامکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے۔ ان کی کلاس میں داخل ہو کر مجھے میتھمیٹیکل فزکس باقی تمام سبجیکٹس سے زیادہ اچھا لگنے لگا۔ साधर संगी हरि हरि नाम चित्तारा चित्तारा साधर संगी हरि हरि नाम चित्तारा सहज अनंतु होवे दिनु राति अंकुर भलो हमारा साधर संगी साधर संगी। गुरुपुरा भेटियो बड़ भागी गुरुपुरा भेटियो बड़ भागी जाको अंतु न पारावारा अंतु न पारावारा नानक सरनी गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कार साधर संगी साधर संगी। MIT سے میں بنگلور کے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ HAL میں بطور ٹرینی داخل ہو گیا۔ HAL سے جب میں ایروناٹیکل انجینئرنگ گریجویٹ بن کر نکلا
تو زندگی نے 2 موقع میرے سامنے کھڑے کر دیے اور دونوں میری پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے. ایک موقع تھا ایئر فورس کا، دوسرا منسٹری آف ڈیفنس میں ڈائریکٹوریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن کا. میں نے دونوں میں عرضی بھیج دی اور بیک وقت دونوں سے انٹرویو کا بلاوا آ گیا. ایئر فورس کے لیے مجھے دہرادون بلایا گیا تھا اور ڈیفنس کے لیے دہلی. میرے دونوں مقام 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے. یہ پہلا موقع تھا میرا اپنے وسیع اور وراٹ وطن کو دیکھنے کا. کھڑکی پر بیٹھا میں اس دیش کی سرزمین کو پاؤں تلے سے بہتا ہوا دیکھ رہا تھا. حیران تھا کہ اتر کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ہی ملک کا لینڈسکیپ کیسے بدلتا چلا جاتا ہے. میں 1 ہفتہ دہلی میں ٹھہرا. ڈیفنس منسٹری کا انٹرویو دیا. انٹرویو اچھا ہوا تھا. وہاں سے میں دہرادون گیا ایئر فورس سلیکشن بورڈ کے انٹرویو کے لیے. 25 امیدواروں میں 9ویں نمبر پر آیا. میرا دل بیٹھ گیا. بہت مایوس ہوا اور کئی دن تک افسوس رہا کہ ایئر فورس میں جانے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا. میں رشی کیش چلا گیا دل پر یہ بوجھ لے کر کہ آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے. گنگا میں اسنان کیا اور پھر چلتا ہوا پاس کی پہاڑی پر شیوانند آشرم تک پہنچ گیا. سوامی شیوانند سے بھینٹ ہوئے. دیکھنے میں بالکل گوتم بدھ لگتے تھے. سفید دودھیا دھوتی اور پاؤں میں لکڑی کی کھڑاؤں. ان کی بچوں سی معصوم مسکان اور سادہ دلی دیکھ کر بہت پربھاوت ہوا. میں نے بتایا انہیں کیسے میں انڈین ایئر فورس میں بھرتی ہونے سے رہ گیا اور میری کتنی شدید خواہش تھی آسمانوں میں اڑنے کی، پرواز کرنے کی. وہ مسکرا دیے اور بولے، خواہش اگر دل و جان سے نکلی ہو، وہ پوتر ہو اور اس میں شدت ہو، تو اس میں کمال کی ایک الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہوتی ہے، ایک برقی مقناطیسی طاقت ہوتی ہے. دماغ جب سوتا ہے تو وہ انرجی رات کی خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح کائنات برہمانڈ سے ستاروں کی گتی رفتار کو اپنے ساتھ سمیٹ کر دماغ میں لوٹ آتی ہے. اسی لیے جو سوچا ہے اس کی سرشٹی اوشیہ ہے، وہ تخلیق ہوگا. تم وشواس کرو اس ازلی بندھن پر، اس وچن پر کہ سورج پھر لوٹے گا، بہار پھر سے آئے گی. میں دہلی لوٹ آیا. ڈیفنس سے اپنا انٹرویو کا نتیجہ دریافت کیا. جواب میں مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھما دیا گیا اور اگلے دن سے سینئر سائنٹیفک اسسٹنٹ مقرر کر دیا گیا 250 روپے کی ماہانہ تنخواہ پر. 3 سال گزر گئے. انہی دنوں بنگلور میں ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ ADE کا ایک نیا محکمہ کھلا اور مجھے وہاں پوسٹ کر دیا گیا. بنگلور کانپور سے بالکل مختلف شہر تھا. میں اپنے ڈائریکٹوریٹ کی پوسٹنگ کا پہلا سال وہاں گزار چکا تھا. دراصل ہمارے دیش میں یہ ایک عجیب طریقہ ہے، ایک عجیب سا ڈھنگ ہے اپنے لوگوں کو حد درجہ تک نچوڑ لینے کا، جو ہمارے لوگوں کو انتہا پسند بنا دیتا ہے. شاید اس لیے کہ صدیوں اس دیش نے غیر ملکی تہذیبوں کے زخم بھی کھائے ہیں اور انہیں اپنے دامن میں جگہ بھی دی ہے. الگ الگ حکمرانوں سے وفا کرتے کرتے ہم اپنی حیثیت، اپنی یکتائی کھو بیٹھے ہیں. بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لی ہے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی، حساس بھی ہیں اور بے حس بھی. جتنے گہرے ہیں اتنے ہی سطحی. اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خوبرو نظر آتے ہیں، لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے ڈھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقلچی بہت دیکھے اور بنگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی. بنگلور میں رہ کر میں رامیشورن کی سکون اور گہرے شانت واتاورن کے لیے ترستا تھا.
पहले साल तो एडी में कोई ज्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि 3 सालों में एक स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट तैयार करें, और वो वक्त से पहले तैयार हो गया। नंदी उसका नाम रखा गया, शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिजाइन हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ जब आपसी कंट्रोवर्सीज की बिना पर सारा प्रोजेक्ट बालाए ताक रख दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रोफेसर एमजी के मेनन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर एक रोज अचानक ही हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला। मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके 1 हफ्ता बाद की बात है, मुझे इनकोस्पार से बुलावा आ गया, द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। मैं मुंबई चला गया रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर एमजी के मेनन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिल गई कि मैं चुन लिया गया। मुझे इनकोस्पार में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था। सन 1962 के देरीना हिस्से में कहीं इनकोस्पार ने थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया। थुम्बा केरला में त्रिवेंद्रम से परे एक दूर दराज के ऊंगते से गांव का नाम है। हिंदुस्तान में यह मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक दबी सी इब्तदा थी, हल्की सी शुरुआत। उसके फौरन बाद ही मुझे 6 माह के लिए अमेरिका भेज दिया गया, नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम गया। मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और मुझे उसी मस्जिद में ले जाकर शुक्राने की नमाज अदा की। नासा लैंगली रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोदार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इंप्रेशंस अमेरिकन्स के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूं, जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में, यहां की ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ी मुश्किल है। जो ऊपर हैं वो बड़े मगरूर हैं, अपने से छोटों की, जूनियर्स और सबऑर्डिनेट्स की राय लेना अपनी हतक समझते हैं। कोई शख्स भी अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहें। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और सख्ती, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है, उसकी पहचान बहुत जरूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा, फौरन बाद हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च वाक़या हुआ, 21 नवंबर सन 1963। वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम नाइकी अपैची। नाइकी अपैची की कामयाबी के बाद प्रोफेसर साराभाई ने अपनी आरजू, अपने एक ख्वाब का इजहार किया, एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना।
हिंदुस्तानी रॉकेट का ख्वाब 20वीं सदी में एक तरह से 18वीं सदी का ख्वाब भी कहला सकता है, जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फौज में 27 ब्रिगेड थे जो खुशून कहलाते थे, और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेटमैन का जो साथ रहा करता था और जुर्क्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट्स और 900 रॉकेट के सब सिस्टम्स बरामद किए 1799 में तिरुकन्नाहल्ली की जंग के बाद। वो रॉकेट्स विलियम कॉन्गरीव ने इंग्लैंड भिजवा दिए जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए, जिसे आज की साइंसी जबान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के साथ उस ख्वाब की भी मौत हो गई, कम से कम 150 साल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत वो रॉकेटरी का ख्वाब एक बार फिर हिंदुस्तान में जिंदा हुआ। प्रोफेसर साराभाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। बहुत से तंग नजर लोगों को एतराज था इस बात पर कि इस मुल्क में जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वहां इन स्पेस उड़ानों को, इन खलाई तहरीकों को क्यों तरजीह दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और प्रोफेसर साराभाई के नजरिए में किसी किस्म का मुबालगा नहीं था। उनके नजरिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में और दुनिया के मसलों में कोई हिस्सा लेना है, शिरकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस अशद जरूरी है। और उनका मकसद ताकत का मुजाहिरा हरगिज नहीं था। सहज पके सो मीठा होए। थुम्बा में 2 रॉकेट सहज पके मगर कामयाब हुए, एक रोहनी, दूसरा मेनका। अगला साल लगा ही था जब प्रोफेसर साराभाई ने मुझे दिल्ली बुला भेजा। एक मीटिंग थी और मीटिंग में ग्रुप कैप्टन वीएस नारायणन से मेरा तारुफ कराया गया, जो एयर हेडक्वार्टर्स से थे। प्रोफेसर साराभाई ने रेटो तैयार करने का इरादा जाहिर किया, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो रॉकेट की मदद से उड़ाया जा सके बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक ये खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद साख्ता मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और मैं उस प्रोजेक्ट का मुख्तार हूं, जिम्मेदार हूं। मैं कई तरह के जज्बात से भर गया, खुश भी था, शुक्रगुजार भी, खुशकिस्मत भी, और एक एहसास हुआ तकमील का, फुलफिलमेंट का। 19वीं सदी के एक शायर की ये सत्रें बहुत याद आई। हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही मिलो, जब ओखली हो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। रेटो पे काम करते हुए 2 अहम वाकयात हुए। पहला तो यह था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साला प्रोग्राम तैयार हुआ, जिसके ऑथर थे प्रोफेसर साराभाई। मेरे लिए वो एक ऐसा रूमानी मैनिफेस्टो था जैसे स्पेस से इश्क करने वाले किसी शायर की रूमानी नज्म हो, जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो। और दूसरा वाकया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायणन और मैं, हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे। उस वक्त तक भविष्य की आने वाली SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफेसर साराभाई अपने देरीना ख्वाब को ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च की 4थी स्टेज मैं ही डिजाइन करूं। ये मामूल था, मेरा आदत थी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसी ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था, और उस दिन प्रोफेसर साराभाई थुम्बा में SLV का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज से मैंने उन्हें फोन किया,
पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफेसर सारा भाई ने मुझे कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर सारा भाई नहीं रहे। चंद घंटे पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा के रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। प्रोफेसर सारा भाई मेरी नजर में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता हैं, जैसे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। నానాటి బతుకు నాటకము నానాటి బతుకు నాటకము కానక కన్నది కైవల్యము కానక కన్నది కైవల్యము నానాటి బతుకు నాటకము తెగదు పాపము తీరదు పుణ్యము నగి నగి కాలము నాటకము తెగదు పాపము తీరదు పుణ్యము నగి నగి కాలము నాటకము యగువన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడే యగువన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడే గగనము నీతిది కైవల్యము గగనము నీతిది కైవల్యము కైవల్యము कुछ अरसा प्रोफेसर एमजी के मेनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मेटलर्जिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है। आजादी और जिम्मेवारी एक साथ हो, तभी वो तस्कीन और खुशी का बायस हो सकती है। और जाती आजादी हासिल करने के लिए मैं 2 रास्ते तजवीज कर सकता था जो मैंने इख्तियार किए। पहला तो ये कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म, नॉलेज बड़ा कारआमद हथियार है, बहुत काम आता है। इल्म जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आजादी के हकदार होगे। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। टीम की रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो। कामयाब रहनुमा बनने के लिए जरूरी है कि दिन का काम जब खत्म हो आप पिछले काम का जायजा लें, अगले दिन के काम की तैयारी करें। दूसरा तरीका यह है कि अपने काम को अपना फख्र समझें, गर्व समझें और जरूरी है कि अपने अंदर की शक्ति की सही जानकारी हो। जो करो उस पर यकीन रखो या जिस पर यकीन हो वही करो, वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहोगे। SLV प्रोजेक्ट के पहले 3 सालों में साइंस के बहुत से नए नए इसरार खुले।
اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھ آنے لگا. ریسرچ اور عمل، ڈیولپمنٹ کا فاصلہ پتہ چلنے لگا. کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے، لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے، ایک اور سیڑھی بن جاتی ہے. کسی بھی تخلیق کی طرح SLV3 کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری. ایک روز جب میں اور میرے تمام ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی. میرے دوست اور ہمدرد میرے بہنوئی جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا. کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا. میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگردے کا احساس ہوا تو محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا. رات کی رات بسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں رامیشورم پہنچا. زہرا کو کیا تسلی دیتا اور کیا صبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی. میری آنکھوں کے سوتے پہلے ہی سوکھ چکے تھے. تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کاج، ساری مصروفیت بے معنی لگنے لگی. بہت دنوں تک بہت ملال لگا، سب بے معنی لگتا تھا. پروفیسر دھون دیر دیر تک حوصلہ دیتے تھے. کہتے SLV پر جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا مجھے صبر محسوس ہوگا اور یہ مایوسی کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی. 1976 میں میرے ابا زین العابدین 102 سال کی عمر میں وہیں رامیشورم میں انتقال فرما گئے. 15 پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے اور ایک پڑپوتا. دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موت تھی. کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا، جھنڈا نہیں اتارا گیا، نہ اخباروں نے سیاہ حاشیے دیے، نہ سیاستدان تھے وہ، نہ ودوان کوئی، نہ کوئی بڑے سرمایہ دار. ایک سیدھے سادے انسان تھے، فرشتہ صفت. اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے. میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، چپ چاپ. اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے روندھے گلے سے دعائیں دی مجھے. SLV3 اپوجی راکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی. مجھے فوراً فرانس جانا پڑا. میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کی خبر پہنچی. یکے بعد دیگرے 3 موتیں ہو گئی میرے گھر میں. اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی. 100% لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھوڑتی. مکمل نیتی اور پوری لگن سے SLV3 کا خواب 1979 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا. ہم نے SLV3 کی پرواز کا دن 10 اگست 1979 طے کیا تھا. 23 میٹر لمبا 4 سٹیجز کا یہ راکٹ 17 ٹن کا وزن لے کر 7:58 پر بڑی کجدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا. پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی اور بڑے آرام سے راکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا. ہم سب دم بخود رہ گئے، سانس روکے بیٹھے تھے. ہمارے برسوں کا خواب
आसमान की तरफ सफर कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरार आई, हमारा सुकून टूटा, हमारी खामोशी टूटी। दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। 317 सेकंड के बाद परवाज टूट गई। मेरी मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज को साथ लेकर तमाम मलबा श्री हरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जाके गिरा। इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा। मैं गम और गुस्से से भर गया, नुचड़ गया, बिल्कुल जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर में धंस गया। मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया तो आंख खोली। दोपहर ढल चुकी थी, शाम करीब थी। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेरे सराहने बैठे थे। उनकी इस हमदर्दी ने छू लिया मुझे। मैं उदास था, मायूस था, लेकिन अकेला नहीं। हर शख्स तकनीकी जमा तफरीक और बहस मुबासे के बाद मुतमईन हो चुका था, संतुष्ट हो चुका था, लेकिन मुझे इत्मीनान न आया और मुसलसल बेचैन रहा। मैं बेसाख्ता खड़ा हो गया और एतराफ किया प्रोफेसर धवन के सामने, सर, मेरे साथियों को नाकामयाबी की वजह दरियाफ्त हो जाने से इत्मीनान हो गया, लेकिन मैं उसे काफी नहीं समझता। इस मिशन के डायरेक्टर की हैसियत से इस गलती को भी मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं। SLV-3 की नाकामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है। साइंस का काम कमाल दर्जा उत्साह भी देता है, खुशी भी और उतनी ही गहरी मायूसी भी। इस तरह के वाकयात सोच सोचकर मैं दिल को ढारस देता रहा। यह ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है, सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनने में 40 साल गुजर गए जब अमेरिका ने उसे पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में, जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज मिला। वॉन ब्रॉन अपनी सैटर्न लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं भूलता। जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश ही में चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा, चढ़ता रहा चोटी की तरफ। SLV-3 की उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थी। ज्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली SLV की उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वो रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा था। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे SLV-3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारी कौम की नजरें हम पर गड़ी हुई थीं। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है।
मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था जिन लोगों की बदौलत मैं यहां पहुंचा था वो लोग मेरे साथ नहीं थे। मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा भाई। SLV 3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया, मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फख्र था। जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। ओ आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, तेथीचा जीवळा येथे प्रेंबे। गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, तेथीचा जीवळा तेथे प्रेंबे। तुका म्हणे तैसा म्हणे तैसा ओतला ठसा, अनुभव सरीसा मुखाला। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाचे डोही आनंद तरंग।
1 जून 1982 मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री R वेंकटरमन ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा बदर्जा मिसाइल तैयार करने के हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया और देखते देखते ही वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया, टैक्टिकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया, एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना ख्वाब रेक्स को यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढारस दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर साराभाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सुलूक में ये बात नजर आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है, यहां तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाक़ हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था, फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से न खरीद सकें जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो या काम आ सकती हो। मिसाइल की इजाद में हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी ने दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1999 तय पाई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और हिफाजत के लिए यह फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबारात और दूसरी मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थीं। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। परवाज से सिर्फ 14 सेकंड्स पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी।
वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गईं और परवाज मुलतवी कर दी गई। अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली, हर बयान ने अपनी अपनी तरह की वजूहात निकाल ली। कार्टूनिस्ट सुधीर दार ने एक कार्टून शाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है, सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा है, डरने की कोई बात नहीं, ये बड़ी अमन पसंद अहिंसावाद की मिसाइल है, इससे कोई मरेगा नहीं। करीब 10 रोज दिन रात काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर और आखिरकार साइंसदानों ने एक नई तारीख तय की अग्नि की परवाज के लिए। मगर फिर वही हुआ, 10 सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा किया। पता चला एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है। परवाज फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंसी तजुर्बे में हो जाना आम बात है, गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है, 2-4 बार और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बनवा लूंगा। अमोल बटर वालों ने अपने होर्डिंग पर लिखा, अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मुरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल KN सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर KC पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी या नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था, क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपने खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1 लाख पेड़ों की कोंपले लगाएंगे। मैंने कहा और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती मां का आशीर्वाद चाहते हो, बोले। कल यही होगा, उन्होंने पेशेंगोई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम से ही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर लिया हो, जैसे सबक याद कर लिया था। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोली है। 5 साल की मुशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड्स, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य
न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते अदच्चेत्त्वम् इमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि तदस्वधर्मम् कीर्तिम् च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि उन्नीस 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सकें। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहां। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है, वो फिजा मेरी, मैं उड़ूं जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है, वो फिजा मेरी, मैं उड़ूं
जहां ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया फिर धूप बांध के पाँव में हम उड़े हैं ठंडी हवाओं में ज़मीन मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम कभी छानी खाली खला कहीं हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं ज़मीन मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ मेरी जिंदगी परवाज़ है मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिज़ा मेरी मैं उड़ूं जहाँ ये ज़मीन मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ ये ज़मीन मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ ये ज़मीन मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ सो गाइस, होपफुली आपने पूरी वीडियो को सुन लिया है, आपने पूरी बायोग्राफी को समझ लिया है। तो आप कमेंट में अपने अकॉर्डिंग कुछ मार्कर्स और कुछ पॉइंटर्स को ज़रूर, सेलेक्टिव पार्ट को लिखकर ज़रूर भेजिएगा कि आपको उससे क्या समझ में आया, और अपनी डायरी या किसी नोटबुक में इन चीज़ों को ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे से थॉट, छोटे छोटे से पॉइंट्स, मार्कर्स आपकी लाइफ की बिगड़ती से बिगड़ती सिचुएशंस को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट। और इसके यूज़ और इसके प्रॉफिट्स लाइफ में आपको बहुत मिलेंगे, बिलीव मी। इसी तरीके से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक्स।